हेलो एवरीवन, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम को जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज सेड बाय। हिंदी में, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, कहा जाता है। किसने कहा है यहाँ पर आपको बताना है। ये स्टेटमेंट दी हुई है W.B. डॉनहम, चार्ल्स ए बियॉर्ड, L.D. वाइट, P.H. एप्लीवे। बताइए, ये क्वेश्चन देखिए आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है लोक प्रशासन के। आप वीडियो को पॉज क्या करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अब ये बहुत बेसिक सा सवाल है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। L.D. वाइट ने लोक प्रशासन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है। लियोनार्ड ड्यूपी वाइट ये अमेरिकन हिस्ट्रियन है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनको स्पेशलाइजेशन थी, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, The ecological approach in the study of public administration was initiated in the order by। लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्रम में शुरू किया गया था। A. J.M. Goss, R.A. Dahel, B. F.W. Riggs and R.A. Dahel, C. R.A. Dahel and F.W. Riggs, D. F.W. Riggs and J.M. Goss। बताइए, अब यहाँ पर आपसे इकोलॉजिकल अप्रोच की इनिशिएशन पूछ रहा है कि किसने की थी। लिखा है क्रम में, शुरुआत किसने की थी। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD में सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, J.M. गॉस और रॉबर्ट डहेल। इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को लोक प्रशासन के लिए इनिशिएट किया था। हालांकि F.W. रिग्स दिख रहा है, कई लोगों को लग रहा हो कि F.W. रिग्स ने भी तो इकोलॉजिकल अप्रोच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इनिशिएट इन्होंने नहीं किया था। रॉबर्ट मार्टन हैं, F.W. रिग्स हैं, इनका भी योगदान इकोलॉजिकल अप्रोच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है लोक प्रशासन का। इकोलॉजिकल अप्रोच बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर इन्फ्लुएंस्ड पड़ता है सराउंडिंग फैक्टर्स का। चारों तरफ जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करती हैं प्रशासन को, जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिंबल है, सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचनाएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, परंपरा, कस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये प्रभावित करती हैं प्रशासन को। इन्वायरमेंट की ये कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। यही इस अप्रोच में कहा गया है। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, आप इस अप्रोच को जरूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन ग्रोथ एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास और उभरने में निम्नलिखित स्थलों की व्यवस्था करें। अरेंज करना है आपको ये जो चारों चीज़ें, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, हनी रिपोर्ट, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, मिनोब्रुक सम्मेलन, और डी है पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये किताब है, इसका पब्लिशिंग ईयर आपको यहाँ पर लगाना है। तो आप चारों ही कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट और पब्लिशिंग ईयर वाइज इनको लगाइए। और इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास और उनके इमरजेंस के लिए ये सारे कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है।
अब ईयर वाइज आप इनको लगाइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप ऑप्शन देख लीजिए और ईयर वाइज इनको अरेंज करिए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस, इसका नाम, ये 1967 में अमेरिका में लाई गई थी। फिर है फिलडेल्फिया सम्मेलन, जो 1967 अमेरिका में ही ये सम्मेलन हुआ था और इसके चेयरमैन थे जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। यानी कि सबसे पहले बी और फिर ए आएगा। और उसके बाद मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, मिनोब्रुक सम्मेलन आएगा। ये कब हुआ, ये हुआ है 1968 में। ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर, यूएस में। और फिर एक ऑप्शन लास्ट है आपके पास, पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जहाँ से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोथ करना शुरू हुआ। इस किताब से, किसकी किताब है ये ड्वाइट वाल्डो की किताब है। पब्लिश कब हुई थी, 1971 में। ये इम्पॉर्टेंट बुक है, जून और दिसंबर लास्ट ईयर पूछी गई थी, इसलिए आप इसके ऑथर और पब्लिशिंग ईयर दोनों देख लीजिए। अब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। जिन्होंने भी ऑप्शन फर्स्ट लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ए वुड्रो विल्सन, बी एल.डी. वाइट, सी गुडनाउ, डी विलियम। बताइए, अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक आपसे पूछ रहा है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बहुत डीप नहीं है, बहुत इजी है। इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुडनाउ। फ्रैंक जॉनसन गुडनाउ, इनको फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लोक प्रशासन को एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट डिसिप्लिन बनाने में योगदान दिया था। गुडनाउ की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1900 में पब्लिश की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स स्केलर चेन जस्ट एज एवरी हाउस मस्ट हैव इट्स ड्रेन। दिस स्टेटमेंट इज अट्रीब्यूटेड टू। हर संगठन के पास अपनी स्केलर श्रृंखला होनी चाहिए, जैसे कि हर घर में अपनी नाली होनी चाहिए। इस कथन के लिए जिम्मेदार है। यह स्टेटमेंट किसका है, मूने, एल.डी. वाइट, सी जे.डी. मिलेट, डी उर्विक। स्टेटमेंट्स और बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आएगी, डेफिनेशंस मोस्टली आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेंगी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की ही बात है और इसको तुलना की गई है, जैसे कि घर में नाली जरूरी होती है, वैसे ही हर संगठन में स्केलर श्रृंखला होनी चाहिए। तो अगर आपको स्टेटमेंट को लर्न करने में दिक्कत हो रही है या कहीं आपको कलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और एक्सपेक्टेड है। इसलिए आप अगर स्टेटमेंट में किसी तरह की दिक्कत आपको आ रही है तो आप ऐसे पढ़िए। और दूसरी बात, लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो आपको पूरी लक्ष्मीकांत तो पढ़नी नहीं है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए। आप सिर्फ देखिए आपके सिलेबस में, आपके यूनिट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको पढ़िए, टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक दिया है सिर्फ उन्हें उस किताब से आपको पढ़ना है। पूरी किताब बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। और देखिए उसमें हर चैप्टर के लिए अगर कोई टॉपिक है तो उसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, लोक प्रशासन का हो या संगठन का हो, सब अवेलेबल हैं वहाँ पर। एक जगह पर आपको उस किताब में कोई नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी। तो आप उस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, और आपको वहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उर्विक का ये स्टेटमेंट है। इनका नाम है लिंडाल फॉनेस उर्विक। ये ब्रिटेन के मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। इनकी भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप याद कर लीजिए, जिसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अफेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। निम्नलिखित में से किसने कमांड की एकता के सिद्धांत को प्रभावित किया है? ए स्टाफ एजेंसीज, बी लाइन एजेंसीज, सी ऑक्सिलरी एजेंसीज सहायक एजेंसियां, डी स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज स्टाफ और सहायक एजेंसियां। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आप सारे क्वेश्चंस जरूर लगाया करिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आपका इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता। आप एक एग्ज़ाम के पहले आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस जरूर लगाइए। अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था पर ये क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आ रहा है, और कुछ नई चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। एग्जैक्टली अगर आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको उस जो बुक आपने पढ़ी, जो आपने टॉपिक पढ़ा, वहाँ पर शायद वो स्टेटमेंट नहीं रहा होगा। इसलिए जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब यहाँ पर स्टाफ और ऑक्सिलरी एजेंसीज कमांड की एकता के सिद्धांत को प्रभावित करती हैं। स्टाफ एजेंसीज में आप देखिए क्या क्या आएंगी। इसमें इंडिया के अगर आप देखेंगे टर्म्स में तो कैबिनेट सेक्रेटरीट आएगा, पीएमओ ऑफिस, कैबिनेट कमिटीज आएंगी स्टाफ एजेंसीज में। और ऑक्सिलरी एजेंसीज में क्या आएंगी? सहायक एजेंसियां में। सहायक एजेंसियां हैं लॉ मिनिस्ट्री पूरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी, ये सहायक एजेंसियां हैं। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड आप समझ लीजिए कि इसमें यह है कि हर मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो सिर्फ एक लीडर को रिपोर्ट करेगा, एक बॉस उसका होगा। यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। स्टाफ और ऑक्सिलरी एजेंसीज में किस तरह का अंतर है? लाइन एजेंसी के बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा, पर स्टाफ में और ऑक्सिलरी एजेंसीज में डिफरेंस क्या है ये जान लीजिए। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। स्टाफ एजेंसी एडवाइस करती है लाइन एजेंसी को, ये सबको पता है, और ऑक्सिलरी एजेंसी एडवाइस करने का काम नहीं करती। ये कॉमन हाउसकीपिंग सर्विसेज का काम लाइन एजेंसी के लिए करती है। स्टाफ एजेंसी निर्णय नहीं ले सकती, लेकिन सहायक एजेंसियां डिसीजन लेती हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव propounded द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। निम्नलिखित में से किसने प्राधिकरण के स्वीकृति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? फर्स्ट फेयोल है, हेनरी फेयोल जी, सेकेंड बर्नार्ड है, थर्ड साइमन, फोर्थ वेबर। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है? ये सेकेंड प्रेफरेंस है। सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछ रहा है ये बहुत आसान है। यहाँ पर प्रपाउंड करने की बात कहा जा रहा है कि सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। ये अथॉरिटी के अंदर एक थ्योरी है, एक्सेप्टेंस थ्योरी। अब किसने दिया ये बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्नार्ड, चेस्टन बर्नार्ड हो गए और हर्बर्ट साइमन। इन दोनों ने ही एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को प्रपाउंड किया है। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या कहती है? प्राधिकरण की स्वीकृति सिद्धांत क्या कहता है? ये विश्वास करता है कि जब सुपीरियर तभी अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है जब सबऑर्डिनेट उसे स्वीकार करेगा, तब। यही एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी कहती है। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, आप इसे डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, और आपको 3-4 पॉइंट दे देगा। अब आप बताइए कि क्या है ये, इसलिए आप इस थ्योरी को जरूर पढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। निम्नलिखित में से कौन समन्वय का एक अनौपचारिक साधन है? ए प्लानिंग, बी इनकलकेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट, सी लीडरशिप, डी कॉन्फ्रेंसेस। योजना है संस्थागत भावना को बढ़ाना, नेतृत्व है, सम्मेलन है। यहाँ पर
कोऑर्डिनेशन के लिए पूछ रहा है और एक अनौपचारिक साधन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीडरशिप, नेतृत्व। ये इनफॉर्मल मीन्स है कोऑर्डिनेशन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसीज। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी एजेंसियों का कार्य नहीं है? ए प्लानिंग, बी एडवाइजिंग, सी कंसल्टेशन, डी अचीविंग गोल्स। योजना, परामर्श देना, परामर्श करना या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करना। स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है। ये बहुत बेसिक सा सवाल है एजेंसीज के बारे में और मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया, थोड़ा सा बताया। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्यों को प्राप्त करना ये स्टाफ एजेंसी का फंक्शन नहीं है। ये काम कर्मचारी एजेंसी बिल्कुल नहीं करती। योजना बनाने का काम है, परामर्श देने का काम है, परामर्श करती भी है, पर लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम इसका नहीं बल्कि लाइन एजेंसी का होता है। स्टाफ एजेंसी तो केवल एडवाइस और असिस्ट करती है लाइन एजेंसी को, लेकिन लाइन एजेंसी का ही काम है कि वो गोल को अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, द ह्यूमन थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन। मानव सिद्धांत पर जोर देता है किस पर? देख लीजिए, पीपल, मोटिवेशन, इनफॉर्मल ग्रुप, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ABCD देख लीजिए आप अच्छे से और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ह्यूमन थ्योरी पर ये सवाल है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मानव सिद्धांत लोगों पर भी जोर देता है, प्रेरणा पर भी जोर देता है और अनौपचारिक समूहों पर भी जोर देता है, लेकिन संगठन के सिद्धांत से इसका कोई संबंध नहीं है। अब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये किसने दिया? इसे एल्टन मेयो, इनके फादर माने जाते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के, जिसमें कि वर्कर्स के बिहेवियर, प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक सारे एस्पेक्ट्स ले जाते हैं इस थ्योरी में, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी as an organization that cannot correct its behavior by learning from its error। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना की है? एक संगठन जो अपनी त्रुटि से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए थॉमस कार्लाइल का ही स्टेटमेंट है, या फिर R.K. मर्टन का है, या फिर हर्बर्ट साइमन का है, या एम क्रोजियर का है। इसका सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए आप, ABCD 4 नाम आपको दिए हैं और ये ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता हुआ स्टेटमेंट है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिनिमम मैक्सिमम 30 सेकेंड में आ जाने चाहिए। इसमें आप कोई एलिमिनेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ये एक डायरेक्ट सवाल है आपसे। तो एम क्रोजियर ने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए ये स्टेटमेंट दी है। एम क्रोजियर फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और इनका मेन इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय टेलर वर इंटेंडेड। टेलर द्वारा किए गए प्रयोग का उद्देश्य था ए टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की प्रेरणा को समझना, बी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझने के लिए, सी टू डिस्कवर द बेस्ट वे टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, किसी विशिष्ट कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए, डी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में मानव व्यवहार को समझने के लिए।
बताइए। F.W. टेलर के लिए ये सवाल है, उन्हीं के बारे में है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसका एम क्या था आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू डिस्कवर द बेस्ट वे टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। F.W. टेलर का अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर काफ़ी इंटरेस्ट था, हर चीज़ ये साइंटिफिक वे से देखते थे। इनका सबसे ज़्यादा फोकस टेक्निकल साइड, अगर कोई वर्क है तो उसका टेक्निकल साइड क्या है ये सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करते थे। और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी बात की है कि जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी अगर इंक्रीज़ करना है तो उसे साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने चाहिए, ये F.W. टेलर का मानना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन में देखिए आपको मैच कराना है। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी गई है और बहुत आसान सा ये सवाल भी है, आप इनको मैच कराइए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हायरार्की है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, डेलीगेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड है। हायरार्की को आप पदानुक्रम समझ सकते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का दायरा है, डेलीगेशन प्रत्यायोजन है और यूनिटी ऑफ कमांड निर्देशों में एकता। इनको मैच कराइए कि ये क्या हैं, इसके अंदर क्या आता है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी हो गई, उसके बाद वन सिंगल बॉस है, थ्रू प्रॉपर चैनल और फोर्थ है सुपरविजन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख लीजिए और इनको मैच कराइए और अपना आंसर टिक करिए कि सही आंसर क्या होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्की को। हायरार्की क्या है? हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रॉपर चैनल से गुजरता है, पदानुक्रम उच्चतर से निम्नतर तक पूरा जाता है ये चैनल। फिर है स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का दायरा। इसमें क्या होता है? नियंत्रण के दायरे में सुपरविजन आता है। सुपरविजन कि कितने सबऑर्डिनेट्स को एक ऑफिसर पर्सनली डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में आता है। फिर है डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, बहुत आसान है, इसमें फ्लो ऑफ अथॉरिटी आएगा, अधिकार का प्रभाव। और लास्ट यूनिटी ऑफ कमांड, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वन सिंगल बॉस। और मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें बताया भी आपको कि निर्देशों में एकता क्या होती है। यहाँ पर एक सिंगल बॉस होता है, सारे एम्प्लॉयर ऑर्डर उसी का रिसीव करेंगे, सिर्फ वन सुपीरियर से। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लांग स्टैंड्स फॉर। गैंग प्लांग की अवधारणा निम्नलिखित है। आपने ये नाम पब्लिक एड में बहुत सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ये होल्ड करता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ए है एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ अ हायर लेवल। एक उच्च स्तर के कर्मचारी के साथ एक संचार चैनल स्थापित करें। बी एस्टैब्लिश अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में एक अनौपचारिक संचार चैनल स्थापित करें। सी एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल। समान स्तर के कर्मचारी के साथ संचार चैनल स्थापित करें। डी एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ द लोअर लेवल। निचले स्तर के एक कर्मचारी के साथ एक संचार चैनल स्थापित करें। गैंग प्लान का कंसेप्ट क्या था बताइए। ए बी सी डी, चारों स्टेटमेंट्स आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए और बिल्कुल केयरफुली इसका आंसर करिए। बहुत आसान भी है ये कंसेप्ट भी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल। समान स्तर के कर्मचारी के साथ संचार चैनल स्थापित करें। ये गैंग प्लान का कंसेप्ट का मीनिंग थी। क्या था देखिए, इसमें एक आप देखेंगे तो ऐसे एक ट्रायंगल बना रहता है, ठीक। इस ट्रायंगल में हायरार्की सिस्टम में देखिए ऐसे क्या होता है, एक यहाँ एक
बी सी डी। अब जब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करनी होती है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगी, यहाँ ऐसे घूमती है। पर गैंग प्लान के कंसेप्ट में एक बिजनेस को कैसे अच्छा चलाया जा सके, स्पीड से चलाया जा सके, जो केसेस आ रहे हैं डिस्प्यूट्स के उनको सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगे, एक डायरेक्ट बातचीत हो सके, इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया जिसमें कि जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है इससे डायरेक्ट बात कर सकता है। ये गैंग प्लान कंसेप्ट है। डिटेल में आप इसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, ये कंसेप्ट जो गैंग प्लान का है इसे हेनरी फेयोल ने दिया है। 15th क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प? जिन्होंने पोस्ट कॉर्प का संक्षिप्त नाम दिया? गुलिक एंड उर्विक, गुलिक, हेनरी फेयोल। मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। शुरुआत ही लोक प्रशासन की इस से होती है, पोस्ट कॉर्प से। ये कोई एक नाम नहीं है पोस्ट कॉर्प, हर एक लेटर का इसमें मीनिंग है। ये किसने दिया है बताइए? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुलिक। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के स्कोप के लिए पोस्ट कॉर्प बताया है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पोस्ट कॉर्प में समझ लीजिए आप पी सबसे पहले है तो प्लानिंग होगा, योजना। उसके बाद ओ है ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। फिर आएगा स्टाफिंग, कर्मचारियों को रखना। फिर डी डायरेक्टिंग, निर्देशित करना। सीओ कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल करना। और आर है रिपोर्टिंग, सूचना देना। और लास्ट में बी लेटर है जो है बजटिंग, बजट देना। तो ये पोस्ट कॉर्प का हर एक लेटर का इसमें मीनिंग है। और लूथर गुलिक एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही ये पोस्ट कॉर्प इसको पब्लिक एड का दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? 4 देखिए यहाँ पर वो किताब दी हुई हैं और सामने इनके बिल्कुल पब्लिशिंग ईयर है। इनमें से किस बुक का पब्लिशिंग ईयर गलत है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ए है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946, 1946 में क्या ये किताब पब्लिश हुई थी? देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब हिंदी इंग्लिश में इनका मोस्टली नाम एक ही तरह रहता है, इसलिए आप इनको ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करें। बी है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946। सी द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट 1947 है। डी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947। अब बताइए कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? बिल्कुल सामने सामने इनकी पब्लिशिंग ईयर दिया हुआ है बुक का और सारी ये इंपॉर्टेंट किताब हैं, आप इनका ऑथर भी याद कर लीजिए और पब्लिशिंग ईयर भी याद कर लीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये बुक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। इसका नाम है किताब का द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। 1948 में ये किताब पब्लिश हुई थी। किसकी किताब है ये किताब है ड्वाइट वाल्डो की। और बाकी 3 किताब जो आपको दी हुई हैं ये 46 में ही है, ये 46 में ही है और ये 47 में ही पब्लिश हुई है। अब ऑथर भी आप जान लीजिए, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन की किताब है सबसे पहली वाली। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मॉस्टीन और फेजलर की 1946 में किताब पब्लिश हुई है। और एक उर्विक की भी किताब है जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, मैंने बताया आपको, ये ड्वाइट वाल्डो की किताब है, 1948 में पब्लिश हुई थी। और लास्ट वाली जो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स है, ये रॉबर्ट डहेल की किताब है, 1947 में ये किताब पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन में देखिए आपको असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि
H.A. साइमन dismissed the principle of administration. H.A. साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को खारिज कर दिया। रीजन क्या दिया हुआ है? He viewed them as proverbs and myth. उन्होंने उन्हें नीति वचन के रूप में देखा और मिथक के यानी मिथ्या के रूप में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। बताइए कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स रीजन और स्टेटमेंट सही है और यह सही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को, या फिर दोनों सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है और स्टेटमेंट गलत है? बताइए। इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए और आप रीजन भी पढ़ लीजिए। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ये बात सही है कि हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। अब प्रशासन के सिद्धांत में आप देखेंगे तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं प्रशासन के। जैसे फाइनर ने ब्यूरोक्रेसी, हायरार्की, स्पेशलिज्म बताया कि ये सब सिद्धांत हैं प्रशासन के लिए, और हेनरी फेयर को देखेंगे तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क बताया है, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड को रखा है। इन सब को हर्बर्ट साइमन ने लेकिन रिजेक्ट कर दिया और इन्हें नीति वचन के रूप में और मिथ्या कहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, हु डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्स ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। किसने परिभाषित किया संगठन सचेत रूप से समन्वित गतिविधियों या 2 या अधिक व्यक्तियों के बल की एक प्रणाली है? मूने ने, पिफनर ने, चेस्टन बर्नार्ड ने, या फिर गुलिक ने? ये भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है और एग्ज़ाम में ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आप इनके स्टेटमेंट अच्छे से लर्न कर लीजिए कि किस ऑथर ने या किस थिंकर ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या स्टेटमेंट कही है। और सबसे अच्छा आपके लिए इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब है, आप वहाँ पर जाकर के इस चैप्टर को अच्छे से कवर करिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चेस्टन बर्नार्ड की ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच नहीं है। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, एफ.बी. फॉलेट की किताब है क्या ये? पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिस एग्रिस की किताब। सी, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एफ.डब्ल्यू. रिक्स की किताब है क्या? डी, ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज, ये एल्टन मेयो की किताब है। बताइए कि कौन सा गलत है, किस बुक को गलत यहाँ पर मैच कराया गया है कि उसका ऑथर ये नहीं है। यहाँ पर चारों ही किताबें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये गलत है। ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज ये किताब एल्टन मेयो की नहीं है। एल्टन मेयो की किताब का नाम है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये किताब किसकी है? ये किताब है डगलस मैकग्रेगर की, 1960 में पब्लिश हुई है। फिर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लीजिए, एम.पी. फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट की किताब है, 1941 में पब्लिश हुई है। 1941 में पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस एग्रिस की किताब 1957 में, और इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट किताब एफ.डब्ल्यू. रिक्स की 1961 में। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा, और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए, और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए।
मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।